नमस्कार दोस्तों, हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया। इस कारण एग्ज़ाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना वो बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम कैग से रिलेटिव सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे, साथ ही इसकी स्थापना और कैग के कार्य, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो हम शुरुआत करते हैं कि कैग क्या है और जो कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों ये एक संवैधानिक पद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैग है संवैधानिक पद। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पद क्यों है? क्योंकि दोस्तों किसी भी पद या किसी भी निकाय यानी संवैधानिक पद या संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में होता है, वो संवैधानिक पद या संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। तो दोस्तों संवैधानिक पद है, इस कारण इसका संविधान के जो अनुच्छेद 148 से 151 इसमें इसका उल्लेख है। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैग का उल्लेख है और इनमें कोई सा अनुच्छेद भी दे देता है तो 148 या 148 से 151 तक कैग का संविधान में उल्लेख है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं और ये संवैधानिक पद है, ये दोनों आपको ध्यान रखने। इसके बाद हाल ही में गिरीश चंद्र यानी वर्तमान में जो कैग हैं या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये किनका स्थान लिए हैं? ये राजीव महर्षि का, यानी इनसे पहले कैग कौन थे? राजीव महर्षि थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करते हैं तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे और अभी इन्होंने हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद इनको कैग नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं और इनको कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं, उसके बाद में हम कार्य ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैग है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति सील एवं वारंट जारी करके कैग की या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, देश का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी नियुक्ति करता है। और जो इनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैग का कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों कैग का कार्यकाल या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें पहले हो, वो कैग का कार्यकाल होता है। इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की दोस्तों नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और ये दोस्तों एसएससी यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि संसद की लोकलेखा समिति है, इसका मार्गदर्शक या मित्र या सलाहकार कौन कहलाता है? तो दोस्तों ये कैग है, वो लोकलेखा समिति यानी पीएसी है, इसका मार्गदर्शक, मित्र या सलाहकार ये कहलाता है कैग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अब बार बार बता रहा हूँ कि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकलेखा समिति या पीएसी, इसका जो मार्गदर्शक या मित्र कौन कहलाता है या सलाहकार कौन कहलाता है? दोस्तों कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो पीएसी का मित्र या मार्गदर्शक कहलाता है। अब हम पीएसी की भी हल्की सी बात करते हैं। तो दोस्तों पीएसी ये एक 22 सदस्यीय समिति होती है और स्थायी समिति होती है, संसदीय समिति है ये। और इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि जो लोकलेखा समिति है, इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो अध्यक्ष है लोकलेखा समिति का, वो विपक्ष का बनता है। और 15 + 7 इसके टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भी कैग ऑडिट बनाती है या ऑडिट तैयार करती है, इस ऑडिट की जांच कौन करता है? लोकलेखा समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, इसकी रिपोर्ट या इसकी ऑडिट की जांच कौन करता है? वो करता है लोकलेखा समिति। अब दोस्तों जो अनुच्छेद थे कैग से संबंधित 148, इसमें कैग की नियुक्ति और शपथ
और उनकी सेवा शर्तों का उल्लेख है। क्वेश्चन आ जाता है कैग की नियुक्ति या कैग का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 148 में है, और उसके बाद अनुच्छेद 149 में है, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनके कर्तव्य और इसकी शक्तियों का उल्लेख है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद 250 ये कहता है कि संघ एवं राज्यों को खातों का वितरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होता है। यानी ये जो विवरण है खातों का, अपना विवरण राष्ट्रपति कैग की सलाह के अनुसार रखवाता है। फिर अनुच्छेद 151 है, इसमें जो संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। यानी संघ के खाते हैं उनसे संबंधित जो कैग रिपोर्ट तैयार करता है, वो रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंपता है, और फिर राष्ट्रपति उसको संसद के प्रत्येक सदन या प्रत्येक पटल में सदन के पटल पर रखी जाएगी। फिर एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों 279, इसमें शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैग दोस्तों, ये कैग है को राष्ट्रपति द्वारा केवल कैसे हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके समान ही राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति कैग को हटा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैग को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं, इसी प्रकार कैग को हटाया जा सकता है। फिर कैग के पद से सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के बाद ये भारत सरकार और या राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। यानी केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का ये पद पर कार्य नहीं कर सकता। यदि यहाँ से आप एक बार कैग रहा हुआ व्यक्ति या इस्तीफा देने के बाद कहीं भी केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का पद ग्रहण नहीं कर सकता। और जो इसके व्यय है, कैग का व्यय है, वेतन भत्ते, ये संचित निधि पर भारित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैग का वेतन भत्ते कहाँ से भारित होते हैं दोस्तों, ये संचित निधि से भारित होते हैं। अब हम बात करते हैं कैग के कार्य। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कैग के कार्य। यूपीएससी में बार बार यहाँ से फैक्ट्स के साथ लाइन पूछी जाती हैं, कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों अब हम जो कैग है इसके कार्य एवं शक्तियों का कंप्लीट व्यू देखते हैं। तो दोस्तों कैग है ये भारत की संचित निधि या प्रत्येक राज्य एवं केंद्र राज्य जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। तो दोस्तों ये कैग है वो भारत की संचित निधि और जो भारत के सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब की संचित निधि से संबंधित खाते हैं, इनका परीक्षण करता है। यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों भारत की आकस्मिक निधि, भारत की सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स हैं और सीएजी के कार्य हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। साथ ही संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर केंद्र एवं राज्य के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकाय, यानी जहाँ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिनको वित्त पोषित करती है वो सभी निकाय, प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां, निगम, निकायों की आय और व्यय का परीक्षण भी करता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वित्त पोषित निकाय हैं उनका भी ये उनके खातों का परीक्षण करता है, आय व्यय का। साथ ही केंद्र के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। ये दोस्तों केंद्र से संबंधित जो अपनी केंद्र के खाते हैं इनसे संबंधित अपनी रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, और जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। और साथ ही दोस्तों किसी भी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सौंपता है, राज्यपाल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, जो राज्य की विधानमंडल के समक्ष या पटल पर रखी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो कैग की स्थापना
है, इसके जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना है यानी महालेखाकार का कार्यालय ये 1858 में स्थापित किया गया और 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया। फिर दोस्तों 1884 में इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया और फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और साथ ही इस पद को वैधानिक दर्जा, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैग को वैधानिक दर्जा कब मिला। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कैग को वैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर दोस्तों वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम लागू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1971 में। इस प्रकार दोस्तों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।